हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रह जाएं। इस वीडियो में हम कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक पार्ट 4 है ये। बाकी के पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या फिर आई आइकन पे मिलेंगे। एनसीईआरटी की बुक कितनी ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए सभी जानते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में, जो भारत में उस वक्त काफ़ी तेज़ी से प्रसार हो रहा था उसका। तो उसके बाद का जो समय है वो मौर्य साम्राज्य का है, मौर्यन एम्पायर का है। देखते हैं उसी सब के बारे में। तो मौर्यन एम्पायर मौर्य साम्राज्य 321 बीसी से 185 बीसी तक था। ठीक है, स्थापना किसने की? स्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और उसमें इम्पॉर्टेंट रूलर्स कौन से थे? महत्वपूर्ण राजा थे चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। ये है मौर्य वंश। वंश किसे कहेंगे? डायनेस्टी किसे कहेंगे? जब एक परिवार के लोग एक के बाद एक बनते जाते हैं राजा, तो उसे हम डायनेस्टी या फिर वंश कहते हैं। ठीक है, याद रखें। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है चाणक्य। चाणक्य कौन थे? पहली बात, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, उनकी सभा में थे और उन्होंने बुक लिखी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक, नाम है अर्थशास्त्र, जिनमें उन्होंने बताया कि मौर्य साम्राज्य में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी थी, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, तो किसी भी समय के बारे में हमें जब जानना हो तो हम उन सारी चीज़ों की खोज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? खास करके किताबों में मिलती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार एक और बुक थी मेगास्थनीज की इंडिका, जिसमें उन्होंने बताया मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि मौर्य प्रशासन कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। मेगास्थनीज कौन थे? एम्बेसडर थे, दूत थे किसके? सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर कौन था? उस वक्त ग्रीक का रूलर था। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में उन्होंने मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अशोक, सम्राट अशोक के बारे में। तो जब बिंदुसार को पुत्र पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अब अशोक हूँ। अशोक अर्थात मेरे पास कोई अब दुख नहीं है। मतलब क्या है उसका? विदाउट सॉरो। अशोक नाम का मतलब है विदाउट सॉरो। ठीक है, उनका कार्यकाल था 273 बीसी से 232 बीसी। ठीक है, अब अशोक, सम्राट अशोक के बारे में क्यों बहुत ज़्यादा फेमस हैं? मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा अशोक फेमस थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े तौर पर किया। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? क्योंकि जब 261 बीसी में कलिंग में जब वॉर हुआ था, जब युद्ध हुआ था, तो उसमें लाखों लोगों की मृत्यु देखकर उन्होंने सोचा कि ये करना गलत है, मासूम लोगों को मारना गलत है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मारना गलत है। इसलिए उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था, उन्होंने वॉर को गिव अप कर दिया था और धर्म का पालन करने लगे थे। ठीक है, बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज़्म में विश्वास रखते थे और वो एक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी जनता को मैसेज दिया, अपना संदेश दिया। किन के द्वारा? इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, अभिलेखों द्वारा। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जब हम पत्थर पर उकेर कर कोई चीज़ बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। भाषा कौन सी थी इंस्क्रिप्शंस की? प्राकृत भाषा थी, याद रखें। और यहाँ पर प्राकृत से जुड़ी एक चीज़ लिखी है कि प्राकृत भाषा जो है उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है, अब ये जो अशोक थे, सम्राट अशोक, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक है सारनाथ लायन कैपिटल। सारनाथ में लायन कैपिटल है। वो किस लिए फेमस है? क्योंकि वो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर हम इमेज देख सकते हैं, ये है नेशनल एम्बलम। ये कहाँ से बनाया गया है? किसको देखकर? जो सारनाथ में लायन कैपिटल है उसको देखकर बनवाया किसने था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो अब इसके बाद है शिल्पकारी से जुड़ी एक चीज़। देखो, जब किसी भी समय के बारे में पूछे तो उस समय की अच्छी शिल्पकारी कौन सी थी, कौन सी चीज़ें फेमस थी,
वो सब चीज़ों के बारे में पूछता है। जैसे हमने हड़प्पा कालीन संस्कृति में देखा कि पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर पात्र जो थे वो बहुत फेमस थे उस समय के। तो उसी प्रकार मौर्यन साम्राज्य में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बहुत फेमस थे। ठीक है, बहुत ही अच्छी फाइन पॉटरी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चीन संबंधित कुछ चीज़ें बुक में इधर उधर लिखी गई हैं, तो मैंने एक साथ लिख दी हैं वो। तो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। अब ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बुक में अचानक से इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब मौर्यन साम्राज्य चल रहा था तो उसके तकरीबन 100 साल पहले, मतलब 400 BCE में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बनाने की शुरुआत हुई। शुरुआत किसने कराई? किन शी हुआन ने कराई, जो किन डायनेस्टी के राजा थे उस समय, और बाद में उसका निर्माण आगे के राजाओं ने किया। उसकी लंबाई कितनी है? 20,000 किलोमीटर और 2,000 साल में बनकर ये तैयार हुआ। और बना किस वजह से? कि नॉर्दर्न फ्रंटियर को बचाया जा सके पास्टोरल ट्राइब से। ठीक है, तो चरवाहे जो थे वो अपने जानवरों को लेकर चरने के लिए लेके आ जाते थे उनकी डायनेस्टी में, तो इसीलिए उनसे बचाने के लिए वहाँ पर उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी। अब इसके बाद नेक्स्ट है सिल्क मेकिंग, रेशम निर्माण करना सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? चाइना में शुरू हुआ, तकरीबन 7,000 साल पहले। ठीक है, याद रखें। और रेशम मार्ग हम सभी जानते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में, तो ये सब चीज़ें 7वीं कक्षा में दी गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पेपर इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 100 AD। 100 AD में पेपर इन्वेंट हुआ। कहाँ पर हुआ? चाइना में हुआ। किसने किया? काई लुन ने किया। नाम याद रखिए, काई लुन ने किया। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये मेथड के बारे में कोरिया में पता चला, फिर जापान में, फिर बगदाद, फिर अफ्रीका एंड एशिया में। इसी प्रकार पूरे विश्व में पेपर कैसे बनता है ये पता चल गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं इसके तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सारे हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो जब मौर्यन साम्राज्य अंत पर आया तो फिर नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया जो था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब उत्तर पश्चिमी जो भाग था, वहाँ पर इंडो ग्रीक रूलर्स आ गए। ठीक है, 200 BC के करीब आए और 100 साल तक उनका काल चला। और किस वजह से फेमस है? क्योंकि इन्होंने पहली बार कॉइन्स इशू किए थे लार्ज नंबर पर, और पहली बार इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। ठीक है, सोने के सिक्के पहली बार इशू कराए थे। किसने? इंडो ग्रीक्स ने। और किस वजह से फेमस है? इन्होंने ग्रीक फीचर इंडिया में लाया। जो यहाँ पर आर्ट है उसमें ग्रीक शैली दिखने लगी, जिस वजह से गांधार शैली यहाँ पर इंडिया में प्रभाव दिखने लगा, और इसी वजह से गांधार स्कूल्स भी बने। इनको बैक्टीरियन ग्रीक भी कहा जाता है, नाम याद रखें। अब इसके बाद फिर उत्तर पश्चिमी जो भाग था इंडिया का, उसमें शकाज आने लगे। इंडो सिंथियंस की शुरुआत हुई। समय क्या था? 100 BC से 400 AD। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और या फिर वेस्टर्न इंडिया, ये सारी जगहों पर इनका प्रभाव था। और इसी समय विक्रम संवत की शुरुआत हुई। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानता है। तो फिर ये किस वजह से हुई? किंग ऑफ उज्जैन जो थे विक्रमादित्य, वो बहुत ही बहादुरी से लड़े थे इनके खिलाफ। इसी वजह से 58 BC से शुरुआत हुई विक्रम संवत की। समय याद रखें, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 58 BC में शुरू हुआ था। और किस वजह से हुआ था? क्योंकि उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, वो काफ़ी बहादुरी से लड़े थे शकास के विरुद्ध। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट है जो वेस्टर्न इंडिया, वहाँ पर कुषाणों का काल चला। कुषाण आए 100 AD से 300 AD के बीच में। ठीक है, इतना समय था उनका। और इन्हें किस वजह से इम्पॉर्टेंट माना जाता है? कि वो सिल्क रूट कंट्रोलर थे, बहुत ही अच्छे सिल्क रूट कंट्रोलर थे। हमने देखा अभी कि जो रेशम बना था चाइना में, तो चाइना से बाहर जिन भी रास्तों से जा रहा था सिल्क, तो उसको कंट्रोल करते थे, वहाँ पर रहकर टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, और ट्रेड के लिए बहुत फेमस थे।
और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देख ही लिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थे। और ये ऐसे पहला उन काल था जिसमें गोल्ड कॉइन्स बहुत ही बड़े मात्रा में इशू किए गए। और सबसे फेमस रूलर कौन थे? कनिष्क। अब कनिष्क के बारे में देखते हैं। कनिष्क बहुत ही फेमस रूलर थे कुषाण डायनेस्टी के या फिर कुषाण एम्पायर के। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, समय क्या था उनका? 58 AD से 101 AD। और इनको कहा जाता है सेकंड अशोका भी कहा जाता है। ये भी क्या थे? बुद्धिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने शुरुआत की शक संवत की, शक एरा की शुरुआत की 78 AD से। 78 AD से उन्होंने शुरुआत की शक एरा की। याद रखें, दोनों चीज़ें याद रखें कि विक्रम संवत कब शुरू होता है 58 BCE में, और शक संवत कब शुरू होता है 78 AD में। ये भी इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये सब हमें मंथ जो देखते हैं ये किसके हैं? शक संवत के हैं। और विक्रम संवत में भी सेम चीज़ें हैं, बस फ़र्क ये है कि शक संवत में 354 दिन होते हैं और विक्रम संवत में 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने कराई। कहाँ पर कराई? कश्मीर में कराई। और इन्होंने पैट्रनेज किया अपने कोर्ट में किनको? वसुमित्रा, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पार्श्व। ये बहुत ही बड़े स्कॉलर्स थे, उस समय के विद्वान थे। इनको पैट्रनेज मिला इनके कनिष्क के कोर्ट में। अब अश्वघोषा ने क्या लिखा? अश्वघोष ने लिखा बुद्ध चरिता, जिसमें उन्होंने लिखा कि गौतम बुद्ध ने जो भी सारी चीज़ें की उन सारी चीज़ों के बारे में लिखा। भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, याद रखें। चरक, अब आयुर्वेद जो भारत में था उस वक्त, उन पर आयुर्वेद पर 2 किताबें लिखी गई। एक लिखी चरक ने, दूसरी लिखी सुश्रुत ने। तो चरक ने जो बुक लिखी वो कौन सी लिखी? चरक संहिता लिखी, जिसमें उन्होंने मेडिसिन्स के बारे में बताया। और मेडिसिन्स प्रोसीजर्स के ऊपर जो बुक लिखी वो सुश्रुत ने लिखी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जब मौर्य एम्पायर चल रहा था जिस समय, तो उसी समय साउथ में कौन से राजा थे? तो इम्पॉर्टेंट कौन से थे? पांड्या, चोला और चेर। ठीक है, पांड्या, चोला और चेर थे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चोला थे, ये पांड्या थे और ये थे चेर। ठीक है, इनको एक साथ कहा जाता है मूवेंदार। याद रखें, मूवेंदार किसे कहा जाता है? पांड्या, चोला और चेर को। ठीक है, इसमें पांड्या का कैपिटल क्या था? मदुरई था। और चोला का कैपिटल क्या था? पुहार या फिर कावेरीपट्टनम। और समय क्या था? 200 BCE से 200 AD। फिर जब ये एम्पायर्स ख़त्म हुए, ये जो पांड्या, चोला और चेरा, जब इनका काल ख़त्म होने लगा, तो साउथ में सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट रूलर बचे। एक थे पल्लव और दूसरे थे चालुक्य। ठीक है, याद रखें, 500 AD तक सिर्फ 2 किंगडम्स बचे, पल्लव और चालुक्य। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। साउथ किस वजह से फेमस था? गोल्ड की वजह से फेमस था, सोने की वजह से फेमस था। स्पाइसेस वहाँ पर अच्छे थे, स्पेशली ब्लैक पेपर को रोमन्स का ब्लैक गोल्ड भी कहते थे। और प्रीशियस स्टोन्स की वजह से के कारण दक्षिण भारत काफ़ी फेमस था फॉरेन कंट्रीज़ में। अब इसके बाद बात हो रही है संगम लिटरेचर की। संगम लिटरेचर कहाँ से संबंधित है? साउथ से संबंधित है। दक्षिण में जो राज्य हैं वहाँ पर संगम लिटरेचर को कंपोज किया गया। इसे संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये असेंबलीज़ में लिखा गया, सभाओं में लिखा गया, इसलिए इसे संगम कहा जाता है। और साउथ इंडियन एपिक्स कौन कौन से हैं? याद रखें नाम। शिल्पदिकारम, जो कंपोज किया किसने? इलांगो ने किया, नाम याद रखें। और कहानी किस पर बेस्ड है? कोवालन और माधवी पर बेस्ड है। और इसी की सीक्वल एक दूसरी बनी, मणिमेखलई, जिसके जो कंपोज किसने किया था? सत्यनार ने किया था। और ये सीक्वल है शिल्पदिकारम का। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट एपिक्स हैं, याद रखें। बहुत ही चांसेस हैं कि किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है ये। अब इसके बाद केरल में जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, वो कौन से हैं? सीरियन क्रिश्चियंस हैं। और ये बहुत ही ओल्डेस्ट कम्युनिटी है क्रिश्चियंस की। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न इन बेथलहेम।
और बेथलहम किसका हिस्सा था? रोमन एम्पायर का हिस्सा था। कब पैदा हुए थे? हम सभी जानते हैं, तकरीबन 2000 साल पहले। और उनके जन्म से ही शुरुआत होती है कॉमन एरा की। तो ये चैप्टर्स थे 7, 8 एंड 9। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और फेसबुक, टेलीग्राम सभी पर आपको प्रिपरेशन भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।